तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट बेसिकली क्या होती है, हम सॉलिड स्टेट में देख चुके थे। और ये सारी चीज जो लिक्विड सॉलिड है ये डिपेंड करती है कंपोजिशन पे। कंपोजिशन में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो कोई भी स्टेट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पास पास हैं तो वो उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। अगर पास पास है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है और डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बेसिस पे तो वो सॉलिड पहुंच जाएंगे। लिक्विड में क्या होगा बेसिकली कि सॉलिड की कंपेयर में यहां पर पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा बेसिकली, थोड़ा सा दूर दूर होंगे तो ये बह सकते हैं, ये फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई शेप, अब जब फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं, तो क्या कोई शेप होगा, क्या कोई बहने वाली चीज का शेप होगा? अगर हम बहने लगे तो हमारा कोई डेफिनेट शेप आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो डेफिनेट शेप के लिए क्या चाहिए कि एक फिक्स होनी चाहिए चीजें। तो वहां पर जब फिक्स नहीं है, लिक्विड और गैस में यहां पर फिक्स नहीं है पार्टिकल्स, यहां पर क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। इसको फ्लूइडिटी भी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। वहां रिजिडिटी होती है सॉलिड में, यहां पर फ्लूइडिटी होती है। तो लिक्विड्स को हम कैसे डिफाइन करें, डिफाइन कैसे करें? तो ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम इज फिक्स्ड, इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से समझना। शेप और वॉल्यूम में अंतर क्या है? शेप क्या होता है कि पार्टिकल्स हमारे मिले हुए हैं, एक शेप तैयार कर लिया, जैसे ये चॉक का होल्डर, तो इसने एक शेप तैयार कर लिया। अब इस चॉक के होल्डर में जैसे हमने बात की कि 3 लीटर पानी है, तो 3 लीटर पानी जो है वो 3 लीटर पानी 3 लीटर के डब्बे में आएगा, है ना। वो चाहे 3 लीटर का आप भगोना ले लो, बकेट ले लो, ग्लास ले लो 3 लीटर का, लोटा ले लो 3 लीटर का, ठीक है, कुछ भी ले लो, कंटेनर ले लो 3 लीटर का, तो वो 3 लीटर आएगा ही आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम गैस को ले जाए तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। उसको आप एक डिब्बे में भी बंद कर लो और उसको खोल लो तो पूरे कमरे में भी चला जाएगा वो, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता और डिब्बे का भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता। लेकिन पानी को अगर फेंक दें तो ये पूरे कमरे में नहीं फैलेगा। ये केवल और केवल उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। समझ में आ गया होगा शेप और वॉल्यूम का डिफरेंस। अब स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम यहां पर फिक्स्ड होता है बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, यहां पर शेप फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, यहां पर शेप फिक्स नहीं होता। पानी का कोई भी शेप ले लो, पानी को जमा दो, क्यूब फॉर्म में भी बना लेते हैं, पूरे भगोने में भी हम रख लेते हैं तो जम जाती है बर्फ। तो यहां पर हमें समझना है यहां शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड स्टेट का। तो उस स्टेट को हम बोल देंगे यहां पर लिक्विड स्टेट। क्लियर? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इसमें, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लिक्विड स्टेट में मायने रखती हैं। जैसे शेप एंड वॉल्यूम, तो शेप हमारा फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता। डेंसिटी बिल्कुल मायने रखती है, तो डेंसिटी सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है मोस्टली, है ना, ज्यादातर कम होती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये होते हैं लेस, वेरी लेस कंप्रेसिबल, वेरी लेस। इतना कंप्रेसिबल सॉलिड तो होते ही नहीं है बिल्कुल, ये वेरी लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेस कंप्रेसिबल बोल सकते हो। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी बिल्कुल, फ्लूइडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, ऐसी प्रॉपर्टी जो बहने वाली हो, जो बह सके। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि ये मशीन को किस तरीके से चलाती है। देखा आपने कि पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये डालती है ना। इतना ज्यादा अगर कुछ लिक्विड हो तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इतनी ताकत होती है कि वो मैकेनिकली स्ट्रेंथ, मैकेनिकल मतलब मशीन, तो मशीन में कितनी स्ट्रेंथ वो डाल सकता है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, डिफ्यूजन हमने देखा था, डिफ्यूजन भी जहां फ्लूइडिटी है, जहां बहने वाली चीज है, वहां डिफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ लेना थोड़ा सा। बॉइलिंग पॉइंट, तो लिक्विड है तो बॉइल करेगा, बॉइल मतलब उबलना, तो जिस टेम्परेचर के पॉइंट पे ये कोई लिक्विड उबलने लगे, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगे at atmospheric pressure, that is called its boiling point। देखेंगे हम फ्रीजिंग, तो कोई भी लिक्विड को हम लो टेम्परेचर करने के बाद फ्रीज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये भी देखेंगे हम। इवापोरेशन, तो इवापोरेशन भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। तो लिक्विड इवापोरेट मोस्टली होते ही रहते हैं। ठीक है, इवापोरेट का मतलब कोई भी टेम्परेचर पे
लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना कोई भी टेम्परेचर में, उसको हम बोल देंगे इवोपरेशन। जैसे हमारा कपड़ा जैसे गीला हो तो कोई भी टेम्परेचर पे ये कपड़ा सूख सकता है, ये नहीं कि उसी टेम्परेचर पे सूखेगा जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही नहीं सूखेगा। जैसे पानी का उबलना होता है, पानी जो वेपर होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब पानी का वेपर बनेगा, मतलब स्टीम बनेगी, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या कपड़े जो सूखते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे सूखते हैं? नहीं, सूरज का जो टेम्परेचर होता है हम लोग की गर्मियों में मैक्सिमम पहुंच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा तो पहुंचता नहीं, लेकिन कपड़े झट से सूख जाते हैं, मतलब इवोपरेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इवोपरेशन। क्लियर हो रही बात? इसको नोट कर लो, डिटेल में पढ़ रहे हैं। डिटेल में अब देखेंगे हम, डिटेल में बेसिकली हम हर एक पॉइंट कवर करेंगे यहाँ पर, और साथ साथ तुम्हें नोट्स बनाने हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि नोट्स तुम्हारे तैयार होने चाहिए। पहला है शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप वॉल्यूम में मैंने अभी बताया है कि शेप इनका फिक्स्ड नहीं होता है और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, क्योंकि इनके ये जो सारी चीजें शेप और वॉल्यूम की, ये क्योंकि ड्यू टू इंटर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पार्टिकल। इंटर पार्टिकल का जो फोर्स होता है वो इनका बीच का होता है, ठीक है। तो शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है, ठीक है। और तो देखो अब एक चीज समझ लो, सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, गैस में दोनों फिक्स नहीं है, इसमें एक फिक्स्ड है एक फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हो। तो शेप एंड वॉल्यूम, इस लिक्विड हैज नो डेफिनिट शेप बट हैज डेफिनिट वॉल्यूम। ए लिक्विड शेप ऑफ एनी कंटेनर, तो लिक्विड जो है वो कोई भी कंटेनर का शेप ले सकता है, जिस भी कंटेनर में डाल दो लिक्विड को उस कंटेनर का शेप लिक्विड ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? इट्स डेंसिटी लोअर देन सॉलिड। तो डेंसिटी इनकी सेम पॉइंट है, तो इट्स डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड व्हाइल मोर देन गैस। गैस से ज्यादा होगी इनकी, गैस से ज्यादा होगी डेंसिटी, ठीक है। बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑफ पार्टिकल्स, बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पार्टिकल बिटवीन सॉलिड एंड गैस। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो सॉलिड और गैस के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यहां पर ना सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा होगा, इसीलिए। तो डेंसिटी यहां पर सॉलिड से तो कम होती है लेकिन गैस से ज्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी। तो यहां पर आप डेंसिटी का ऑर्डर अगर पूछ लें कि सॉलिड लिक्विड गैस में, क्या बताओगे? सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, इस तरीके से ऑर्डर बता दोगे, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इट शोज कंप्रेसिबिलिटी अप टू फिक्स्ड एक्सटेंट, मतलब एक लिमिट होती है, बहुत कम होता है तो बहुत लिमिट होती है, यानी ज्यादा हो जाए, क्योंकि गैप बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, गैप कम होता है, इसीलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा कम होता है। अप टू फिक्स्ड एक्सटेंट ड्यू टू इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से यहां पर कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा कम होता है। क्लियर? इसको नोट करो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बेसिकली क्या है कि टेंडेंसी टू फ्लो, कोई भी मैटर की स्टेट जो फ्लो हो सकती है, ऐसा मैटर जो बह सके। अब वो प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे? लिक्विड शो फ्लूइडिटी, इट कैन फ्लो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनके पार्टिकल्स की ज्यादा होती है ना, मूव कर सकते हैं। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती सॉलिड के पार्टिकल्स की, यहां पर लिक्विड की स्टेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होती है, तो वहां पर टेंडेंसी टू फ्लो और ज्यादा होता है। तो यहां पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज सस्टेन, यहां पर होती है। दिस मेक्स लिक्विड नॉन रिजिड, तो इसके वजह से ये रिजिड भी नहीं हो पाता, फिक्स्ड भी नहीं हो पाता। क्लियर हो रही बात की नहीं यहां पर? ठीक है। डिफ्यूजन देखो, a liquid shows fluidity and it can diffuse. The less viscous liquid shows more diffusion. मैंने बताया था अभी कि अगर कोई मैटर है उसमें फ्लूइडिटी टेंडेंसी है, वो बह सकता है, उनके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि डिफ्यूजन और फ्लूइडिटी दोनों में रिक्वायरमेंट किस चीज की है? काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है तो फिर वो डिफ्यूज भी हो सकता है, मूव हो सकता है, फ्लूइडिटी उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से काम करेगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो लिक्विड शोज फ्लूइडिटी एंड हेंस इट कैन डिफ्यूज बिकॉज द लेस विस्कस लिक्विड शोज मोर डिफ्यूजन। विस्कस का मतलब यहां पर क्या है? विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन, है ना।
और जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना उसकी बहने की टेंडेंसी कम होगी। गाढ़ा ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो बह कम पाएगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही होगी सारी चीजें। तो अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक लिक्विड। अलग अलग लिक्विड की अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर, ये बात क्लियर है। पानी का अलग होता है, केरोसिन का अलग होता है, ठीक है। और हमारा कुछ जिसके जो वॉलेटाइल होते हैं, जो पहले खुल जाते हैं, जैसे अल्कोहल का थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। यहां पर फ्रीजिंग की बात करें तो सॉलिड फ्रीजिंग की बात करें, इधर देखो फ्रीजिंग की, तो फ्रीजिंग में क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इवोपरेशन, तो कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, यहां पर इवोपरेशन। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये थी यहाँ की लिक्विड की प्रॉपर्टी। क्लियर, अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ इफेक्ट्स फैक्टर्स, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो अब हम देखते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट बिल्कुल अलग है सॉलिड और लिक्विड से। तो सॉलिड में क्या था, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज थे, लिक्विड में थोड़े से पार्टिकल दूर दूर है, गैस में बिल्कुल आजाद हो गए, घर से ही निकल गए, बिल्कुल कहने लगे अब तो हम आजाद घूमेंगे। तो यहां पर बेसिकली प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल जाती है, चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। आप देखो अगर गैस भी सॉलिड होती तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाते, नहीं, क्योंकि हमें तीनों चीज जरूरी है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। सॉलिड एज अ खाना, फूड की तरीके से हमें सॉलिड चाहिए, हमें उसको डाइजेशन करेंगे, फिर हमें लिक्विड भी चाहिए, पानी बहुत ज्यादा मस्ट है, और हमें गैस भी चाहिए। देखो हमें तीनों स्टेट की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमें जिंदा रहना है तो, है ना। और हम खुद 70%, हम लोग ह्यूमन सारे 70% 75% वाटर होता है अपनी बॉडी का। अपना जो वेट है वो 70% लगभग पानी होता है, और फिर उसका बकाया मांस होता है, हड्डी होती है वगैरह, है ना। तो ये चीज है हमारा पूरा। अब देखो गैसियस स्टेट में कैसे समझेंगे इसको, गैस मत बोलना, गैस एक अलग चीज होती है, गैसियस होता है स्टेट। कौन सी होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैसियस, गैसियस स्टेट बोलोगे यहां पर। तो देखो कैसे डिफाइन करोगे, तो सब्सटेंस विद नो फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है इनका, है ना, इनका कुछ भी अस्तित्व ही नहीं है। अगर अस्तित्व होता दिखता, है ना। एयर हमें इसीलिए तो नहीं दिखती, ना ही इनका शेप है फिक्स, ना ही वॉल्यूम फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तभी अब आपसे पूछे कि हवा में क्यों नहीं दिखती, तो आप आंसर क्या दोगे, यही आंसर दे सकते हो आप, क्योंकि इनका ना ही शेप फिक्स है, ना साइज फिक्स है, ना वॉल्यूम फिक्स है। जब कोई फिक्स ही नहीं है तो चीज हमें दिखेगी कहां से। जो कोई चीज फिक्स होती है वही चीज को हम देख सकते हैं। हवा क्यों नहीं दिखती, इसका आंसर क्या है, बिकॉज हवा का ना ही कोई शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना साइज फिक्स होता है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा होगा दिमाग में कि हवा क्यों नहीं दिखती, तो इसका आंसर क्या है कि इट डज नॉट हैव नॉट डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला शेप ऑफ वॉल्यूम, अब इस बार हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, शेप और वॉल्यूम, इसको काटा नहीं है, शेप और वॉल्यूम। तो शेप वॉल्यूम में क्या है, अ गैस नाइदर हैज शेप, इनका क्या है, ए गैस नाइदर हैज अ स्पेसिफिक शेप, ना ही इनका स्पेसिफिक कोई शेप होता है, नॉर ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, ना ही इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर, है ना, एक फिक्स्ड, ना ही इनका स्पेसिफिक शेप होता है, ना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम होता। इट एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर, जो जितना बड़ा कंटेनर, अगर हमने इतना बड़ा कंटेनर ले लिया और गैस इतनी सी है, पूरे कंटेनर में आ जाएगी, हमने इतना डब्बे में गैस भर दी तो इतने डब्बे में भी आ जाएगी। तो गैस का कोई भी अता पता नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ। डेंसिटी देख लो इसकी, तो डेंसिटी क्या है, इट्स डेंसिटी इज लोअर देन इट्स डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो अब डेंसिटी इसकी लोअर होती क्यों है, बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते, तो इनकी डेंसिटी लोअर होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। क्लियर हो रही बात नहीं। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, ये प्रॉपर्टी इसकी बेस्ट है, इसमें ये महारत हासिल की है गैस कंप्रेसिबिलिटी में। दिस इज हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज पार्टिकल स्पेस।
तो आपको पता है कि कोई ना चीज में निपुण होता है, हर कोई इंसान एक ना एक चीज में निपुण होता है, हर कोई व्यक्ति। तो यहाँ गैस इस चीज में निपुण है। कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कंप्रेस करके हम आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि दिस इज हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस। तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो इनको कंप्रेस करते जाओ, ये कंप्रेस होती जाएंगे। और इतना, अगर ये पूरा हम इसकी बात करें, ये फैला हुआ है कमरे में एयर, तो हम इतने से पार्टिकल में इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इतने से पूरा कंप्रेस कर दो, सारी धूल सारी गैस, इतने से पार्टिकल बनेगा, सब कुछ कंप्रेस हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है इनकी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहां पर बहुत ज्यादा होता है गैसेस का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो अच्छे से। देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई गैस की, इससे रिलेटेड देखो फ्लूइडिटी क्या होती है, बहना, अभी पढ़ चुके हैं। तो गैस में किस तरीके से काम करती है, हमने बताया था, इट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो आपको पता है ना कि गैस की काइनेटिक एनर्जी, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात की नहीं? इट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर, स्पेसिफिक मैटर। जिस मैटर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां फ्लूइडिटी होगी, मतलब वो बह सकेगा, है ना। कभी कभी तुमने देखा होगा कि पानी बहुत तेज बहता है, कभी कभी पानी बहुत स्लो बहता है। तो डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी हो ना, अगर उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो तेज बहेगा, काइनेटिक एनर्जी कम है तो कम बहेगा। तो यहां पर देखो, गैस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ये सारी चीज एक एक डिट्टो तुम्हें लिखना है कॉपी में, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है तुम लोग को खुद के हाथ से, ये तुम्हें ध्यान रखना है थोड़ा सा। A gas shows the property of fluidity because gaseous particle can flow। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए ये बहती है। समझ में आ रही बात की नहीं? डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हमने आपको बताया अभी लिक्विड में कि जहां पर फ्लूइडिटी है, अगर फ्लूइडिटी काम कर रही है तो वहां पर डिफ्यूजन होगा, तो ये तुम्हें ध्यान देना है। जहां पर फ्लूइडिटी है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी है, इस बेस पे जा सकते हो, जहां पर काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वहां पर फ्लूइडिटी है और वहां पर डिफ्यूजन भी होगा। क्लियर हो गई बात की नहीं? तो यहां पर देखो, डिफ्यूजन ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटर पार्टिकल कौन सा फोर्स, इंटर पार्टिकल के बीच में दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाता है। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, मतलब कम है या ना के बराबर है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है यहां पर पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो यहां पर लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस, तो इस वजह से इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो पार्टिकल क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा। देखो एक चीज समझो, अगर दो पार्टिकल टकरा रहे हैं उसको बोलते हैं इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रैक्शन। दो पार्टिकल का टकराना बोलते हैं इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन के बाद डिसाइड करता है कि वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। पहले तो ये दो पार्टिकल है, अब ये मिले ही नहीं है, तो क्या पता ये दोस्त बन सकते हैं या दुश्मन बन सकते हैं। तो पहले जब ये मिलेंगे, इनका नेचर अच्छा लगेगा, आपस में बात करेंगे, अगर दोस्त बन गए, अच्छी बात हुई तो दोस्त बन जाएंगे, और झगड़ा वाली बात हुई तो दुश्मन बन जाएंगे। तो कोई पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं, तो अगर उनमें बैठ रही है चीज, अगर वो बैठा रहे हैं चीज, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर सेम टाइप के हुए, सेम फेस के हुए, दोनों गुस्सैल हुए, दोनों लड़ाईबाजी वाले हुए, तो एक दिन झगड़ा होगा, है ना। मोस्टली केसेस में ये होता है। तो सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो रिपल्शन होगा, और अगर अलग अलग अपोजिट टाइप के होंगे तो वहां अट्रैक्शन होने लगता है। क्लियर हो रही बात नहीं? तो यहां पर ये देखना है, ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस होगी, गैस रीडली इंटरमिक्स। जो गैस है, जैसे यहां से गैस छोड़ी और यहां से गैस छोड़ी, और जब एकदम से गैस छोड़ी यहां पर इंटरमिक्स हो गई। इस इंटरमिक्सिंग को वो ब्रॉडली छोड़ी, जैसे इस गुब्बारे में हमने दो गुब्बारे लिए, एक हाथ में गुब्बारा है हमारा किसका, हीलियम का, और एक हाथ में हाइड्रोजन का, और दोनों को हमने फोड़ दिया, बस्ट कर दिया, एकदम फोड़ दिया। तो दोनों गैसेस ऐसी मिली, दैट इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। तो डिफ्यूजन यहां पर
गैसेस का ज्यादा होता है। तो अगर डिफ्यूजन पूछा जाए तो डिफ्यूजन का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गैस सबसे ज्यादा, लिक्विड देन सॉलिड, ये डिफ्यूजन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें थोड़ा सा दिमाग लगा के करनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए तुम्हें तैयार रहना है कि गैसेस का ज्यादा होता है डिफ्यूजन देन लिक्विड और देन सॉलिड, ठीक है। इसलिए इसको साथ साथ थोड़ा करते चल रहे हैं हम लोग। इन लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस गैस readily intermix with each other without any external aid। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा यहां पर, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, बस फोड़ा और वो रीडली अपने आप नेचुरली वो मिक्स हुए। दैट मिक्सिंग इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन, और इसका ज्यादा होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या होता है, जैसे सॉलिडिफिकेशन होता है तो लिक्विडिफिकेशन होता है। तो लिक्विड सॉलिडिफिकेशन क्या था, लिक्विड में, तो लिक्विड सॉलिड में जा रहा था, इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन क्या होगा, गैस लिक्विड में आएगा, है ना, जो गैस है वो कन्वर्ट होगा, कंप्रेस होकर लिक्विड फॉर्म में आएगा। दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज खत्म होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा स्टेट, इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो, अब बेसिकली हम देखते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की वो स्टेट जो कम से कम कितनी 90% अपनी यूनिवर्स में वो स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे इसको, प्लाज्मा देखा है क्या तुमने कभी? देखो प्लाज्मा स्टेट है कौन सी स्टेट? प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होती है कि मैटर कोई है उसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ले जाओ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। कितना हाई ले जा सकते हैं आप, कितनी सोच है आपकी हाई जाने की? आपकी जो बॉडी है वो 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती है। झेलना नहीं, वो निपट जाएगी 70 डिग्री सेल्सियस पे। हम लोग की ह्यूमन बॉडी 70 डिग्री सेल्सियस पे तो लगभग खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब लेके बात आती है 100 डिग्री सेल्सियस की नहीं, 200 की नहीं, 1000 डिग्री सेल्सियस की भी नहीं, 2000 की भी नहीं, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, वहां पे जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जब हम जिस मैटर की को ले जाएंगे, वहां पर उस मैटर को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। उस मैटर को क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा स्टेट। तो अब प्लाज्मा स्टेट हम कैसे कहां देख सकते हैं नेचुरली? सूरज को देखो, सूरज पूरा प्लाज्मा है, तारे जितने भी दिख रहे हैं रात को सब प्लाज्मा स्टेट के। चांद नहीं है प्लाज्मा स्टेट, चांद को मत बोल देना, चांद सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, चांद प्लाज्मा स्टेट का नहीं है। सूरज, जितने भी तारे दिखते हैं वो सब सूरज हैं, कोई ना कोई अलग अलग सोलर सिस्टम के। अपना सोलर सिस्टम का ये सूरज है, अपना सोलर सिस्टम का ये सूरज है, और ये प्लाज्मा स्टेट का है। अर्थ की कोर जो होती है, 3 लेयर होती है अर्थ में, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। तो कोर जो है वो पूरा गर्म है ना, आपका गोला है, मतलब बोल सकते हो छोटा पार्ट है, छोटा बच्चा है सूरज का। तो ये पूरा हॉट है, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा स्टेट का है, पूरा होल कंप्लीट। अब प्लाज्मा स्टेट और कहां देख सकते हैं? जो वॉल्केनो फटते हैं ना, उसमें देख सकते हैं, लावा में देख सकते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो ये सारी चीजें हम प्लाज्मा स्टेट में हम देख सकते हैं, ये होती है प्लाज्मा स्टेट। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे देखें? दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये कौन सी स्टेट है? फोर्थ स्टेट है मैटर की। इन दिस स्टेट ऑल पार्टिकल्स गेट हाईली एक्टिवेटेड। इस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब एक्टिवेट का मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन वो निकलने लगते हैं धीरे धीरे। एक्टिवेट का मतलब चार्ज हो जाते हैं, है ना। तो एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड, सो दे मेक पूल ऑफ व्हाट? पूल ऑफ चार्ज गैसेस पार्टिकल। मतलब बहुत ज्यादा जब धुआं उठता है तो देखो अगल बगल लॉ उठती है, तो उसको बोलते हैं पूल। तो जब हम सूरज की पूरा देखते हैं तो पूरी गर्मी जो निकलती है वो ऊपर कम से कम 100, 150, 200, 1000 किलोमीटर तक तो उसकी भाप निकलती है। दैट इज कॉल्ड पूल, है ना। चार्ज पार्टिकल का बहुत ज्यादा निकलता है जो गर्मी, दैट ऊष्मा, दैट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पूल। तो जो सन की जो आउटर सरफेस है, पता है उसका टेम्परेचर कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। उस सूरज के बाहरी सरफेस का, अगर ये सूरज है तो इसकी बाहरी सरफेस का जो टेम्परेचर बता रहे हैं, है ना, वो भी 50, 60, 100 किलोमीटर आगे का,
तो वहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस है। अंदर का तो कोर अगर सेंटर पे चले जाए सूरज में लाखों डिग्री सेल्सियस होगा, लाखों। तो इस वजह से वो स्टेट समझो, वो स्टेट क्या होगी, किस तरीके से वो स्टेट काम कर रही होगी, है ना, मैटर की क्या हालत हो गई होगी वहां पे, है ना। तो वो स्टेट कहलाती है प्लाज्मा स्टेट। समझ में आगे बात की नहीं? एक लाइन में लिख लो, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन दिस स्टेट ऑल पार्टिकल्स गेट हाईली एक्टिवेटेड एंड चार्ज, सो दे मेक पूल ऑफ चार्ज गैसियस पार्टिकल्स। तो इसलिए वो पूल बना लेते हैं चार्ज गैसियस पार्टिकल्स का। समझ में आ रही बात की नहीं? ये कम से कम ये लिख लेना, 90% स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स इज ऑफ प्लाज्मा। जितनी भी तुम्हें पूरी दुनिया में, ये अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ ऐसे यानी कितने हजारों लाखों गोले हैं, तो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट। वो भी कितना? 80%। कितना? 80%। अगर हम बात करें कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है पूरे यूनिवर्स में, दैट इज हाइड्रोजन, लगभग 99%, है ना। तो वो 1% में अदर सब आते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ स्टेट, दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये लिख लेना, बीई शॉर्ट में लिखा है हमने, बोस BOSE, आइंस्टीन कंडेंसेट लिखा है यहां पर। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब, बोस आइंस्टीन मतलब ये दो लोगों ने मिलकर एक स्टेट डिस्कवरी की थी स्टेट की। तो बोस कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। ये इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन, मतलब दोनों ने मिलकर एक स्टेट की डिस्कवरी की थी, दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट बोल रहे हैं तो कंडेंस का मतलब समझ गया, लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लो टेम्परेचर मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया है किसका? प्लाज्मा का। वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की बात कर रहे थे, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो एक्सट्रीमली लो कितना हो सकता है? एक्सट्रीमली लो हो सकता है जब सब कुछ जम जाए, सब कुछ, है ना, सब कुछ जम जाए। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। उसको बोलते हैं जीरो केल्विन। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ में आ रही बात? देखो, अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, 0 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? 273 लिख लेना नोट करके। 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता है, ठीक है। अब हम केल्विन मतलब 273 को भी जीरो कर दो, मतलब 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन में, है ना। जैसे अभी हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर हम देख लेते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर को 3 तरीके से हम देखते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो हम यहाँ पर हम जितने भी बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो सब केल्विन में बात करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट होती है ये टेम्परेचर की, केल्विन। तो अब जैसे हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 298 डिग्री सेल्सियस मान लिया सर्दियों में टेम्परेचर है, 298 केल्विन, ठीक है। तो 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन। अब 298 केल्विन में ही हमें ठंड लगने लगती है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन और कम कर लो, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, शिमला वगैरह होता है। और कम कर लो -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस। तो -50 डिग्री सेल्सियस होता है रशिया में, है ना, -50 -55 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम -55 की बात नहीं कर रहे, हम -100 की भी बात नहीं कर रहे। -100 में तो सब कुछ लगभग जमने वाला, मतलब हम तो जमी जाएंगे पूरे, हम लोग पुतले बन जाएंगे, है ना, कंप्लीट पुतले जम जाएंगे बिल्कुल। हम कर रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस की, किसकी? -273 डिग्री सेल्सियस। जब -273 डिग्री सेल्सियस होगा तब 0 केल्विन होगा, है ना, तब 0 केल्विन होगा। जस्ट उल्टा मान लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 होता है केल्विन, तो जब माइनस कर दो 273 तो 0 केल्विन हो जाएगा। क्लियर? तो वहां उस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो उस स्टेट को इन दोनों ने मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला था, जब सब कुछ जम गया था। क्लियर? तो लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट कौन सी स्टेट है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम शॉर्ट में बीईसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीईसी। बीईसी जस्ट अपोजिट ऑफ प्लाज्मा, लगभग प्लाज्मा की क्या होती है? अपोजिट में होती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है ना? समझ में आ रही बात? तो इस वजह से तो हम
ये 5 स्टेट हमें पढ़नी है। यहां पर इसके प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती, यहां पर तुमसे पूछा जाएगा प्लाज्मा स्टेट क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, तो वो तुम्हें बताना है। इसका रियल एग्जांपल तो इस समय कोई नहीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का, क्योंकि इस स्टेट पर जाना ही टफ है ना। तो इस स्टेट पे अभी कुछ नहीं है, लेकिन तुम बता सकते हो इट इज एन, अभी आर्टिफिशियली इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत टफ है, वो भी ना के बराबर है आर्टिफिशियली भी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को जनरेट करना, क्लियर। क्योंकि इतना कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। हाई टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो नेचुरली अपने यहाँ एग्जाम्पल है सूरज, तारे, अर्थ की कोर, वॉल्केनो, ये सारी चीज हम दे सकते हैं। प्लाज्मा स्टेट के हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं दे सकते। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये सारी चीजें नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ अलग।